पढ़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट मीन्स कि पर मिनट में हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितनी बार सांस ले रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 12 से 16 बार एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट के अंदर ब्रीथ लेता है, इनहेल एंड एक्सहेल 12 से 16 बार एक नॉर्मल पर्सन। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो एक एथलीट होता है वो जितनी है वो 6 से 8 बार एथलीट, ठीक है, 12 से 8 मतलब 6 से 8 बार एक मिनट के अंदर अंदर वो ब्रीथिंग करता है। यानी कि इनहेल एक्सहेल जो होगा, यानी कि उसके लंग्स जो है वो बढ़ जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा एक्सरसाइज के थ्रू। जब साइज बढ़ जाएगा तो वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ग्रैब कर रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ग्रैब करने में टाइम लगता है। तो 6 से 8 बार जो होगा वो एक एथलीट जो है 1 मिनट के अंदर ब्रीथिंग करता है, इनहेल एक्सहेल करता है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होगा लगभग 12 16 17 20 तक, 16 से 20 बार ये पहुंच जाती है ऊपर, ठीक है। टाइडल एयर कैपेसिटी। टाइडल एयर वॉल्यूम या टाइडल एयर कैपेसिटी मीन्स कि 1 मिनट में हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन 1 मिनट में हम कितना इनहेल कर रहे हैं और कितना एक्सहेल कर रहे हैं, कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन हम एक्सहेल कर रहे हैं, ये होती है हमारी टाइडल एयर कैपेसिटी। अब नॉर्मल से बात करूँ मैं कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है 500 mg 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में ऑक्सीजन लेता है, इतनी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेता है एक नॉर्मल पर्सन। याद रखना 500 mg 1 मिनट के अंदर अंदर एक नॉर्मल पर्सन जो होता है लेता है। लेकिन एक अच्छा एथलीट जो होता है वो लगभग 5500 सॉरी वो लगभग 700 mg ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले लेता है एक्सरसाइज के थ्रू, क्योंकि हमारे लंग्स जो है, मतलब लंग्स का जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं, एब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे क्या था मैक्सिमम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है 6, केवल नॉर्मल 6 से 8 बार ऑक्सीजन ले रहा है वो, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तो जो ब्रीथिंग कर रहा है उसके जो रेस्पिरेटरी रेट है जो उसका टाइटल एयर कैपेसिटी मीन्स कितनी ऑक्सीजन ले रहा है वो। नॉर्मल पर्सन जो होगा वो 500 mg ले रहा है 1 मिनट के अंदर, और जो एथलीट होगा वो 700 mg ऑक्सीजन ले रहा है 1 मिनट के अंदर अंदर। थर्ड पॉइंट है हमारा वाइटल एयर कैपेसिटी। वाइटल एयर कैपेसिटी, वाइटल एयर कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। वाइटल एयर कैपेसिटी मीन्स कि नॉर्मल ब्रीथिंग लिए और पूरी छोड़ दी, यानी कि पूरी ऑक्सीजन निकाल दी। नॉर्मल ब्रीथिंग ली, नॉर्मल एक्सहेल किया, लंबा लिया, पूरा एक्सहेल एकदम लगा के छोड़ दिया। तो जी ये जो हमने ऑक्सीजन छोड़ी है इसे बोलते हैं टाइडल एयर, वाइटल एयर कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल एयर कैपेसिटी है नॉर्मल इनहेल करना और पूरे मतलब एक्सहेल पूरी ऑक्सीजन बाहर निकाल देना, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और जो नॉर्मल जो होती है, जो नॉर्मल करता है, नॉर्मल इंसान के अंदर जो कैपेसिटी होती है 4500 से सॉरी 3500 से 4500 mg होती है पर मिनट में, पर मिनट। और जो एक जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो 5500 के आसपास ये पहुंच जाती है, ठीक है। अब इससे पहले पॉइंट में क्या हो रहा था
टाइडल एयर कैपेसिटी के अंदर क्या हो रहा था कि नॉर्मल, इस तरह नॉर्मल ब्रीथिंग में वो कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, लगभग 300 400 500 ले रहा है, और वो जो एथलीट हो रहा है 700 ले रहा है। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो रहा है, वाइड एयर कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम ले रहा है और मैक्सिमम छोड़ रहा है। 3500 से 4500 एम जी वो ऑक्सीजन ले रहा है, छोड़ रहा है, और 5500 एक एथलीट है जो ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। लंग्स कैपेसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीजन आ रही है उसके लंग्स के अंदर। फोर्थ, इंक्रीज्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स कि हमने सांस ली और छोड़ दी, सांस लेने और छोड़ने के बाद जितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर बची रह गई है उसे बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जितनी ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर बची रह गई है इनहेल और एक्सहेल करने के बाद उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और एक एथलीट का रेजिडुअल वॉल्यूम एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिले इन सेकंड विंड। डिले इन सेकंड विंड, सेकंड विंड के बारे में बता दूं आपको कि सेकंड विंड होता क्या है। कि जब एक एथलीट भागना शुरू करता है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है उसके मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बॉडी प्रेशर आता है, मतलब वोमिटिंग होनी शुरू होती है, वोमिटिंग होनी आनी शुरू हो जाती है, चक्कर मतलब थोड़ा सिर भारी सा होने लगता है क्योंकि बॉडी थकने लगती है कि लैक्टिक एसिड जमने लगता है उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब वो उस चीज़ को कंटिन्यू करने लगता है, कंटिन्यू करने लगता है वो उस चीज़ को मतलब दौड़ता रहता है तो ये चीज़ें हट जाती हैं। इसे बोलते हैं सेकंड विंड। ठीक है, यानी कि जब एक एथलीट ने दौड़ना शुरू किया उसकी बॉडी भारी हुई, सांस फूलने लग गया उसका, ठीक है, मतलब उसे वोमिटिंग आने जैसा हुआ। लेकिन जब वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता रहता है, बिना रुके कंटिन्यू करता रहता है तो सारी चीज़ें हट जाती हैं, ये नॉर्मल हो जाती है, मतलब फिर उसे परेशानी नहीं होती। जो उस चक्कर आने, उस वोमिटिंग आने के बाद का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं सेकंड विंड। और इसे बाय प्रैक्टिस हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि जो पहले वो 2 मिनट के बाद आ रहा था वो आगे डिले हो सकता है उसे, इसे बोलते हैं सेकंड विंड। और एक्सरसाइज के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकंड विंड होती है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ पॉइंट्स थे जो कि 3 4 5 नंबर में मतलब मोर कैपिलरीज बनेंगी, ब्लड वेसल्स बनेंगी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि वो कौन कौन से इफेक्ट हैं, वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो एज बढ़ने के बाद दिखाई देते हैं। जैसे जैसे एज बढ़नी शुरू हो जाती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर वो शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है जब हम मतलब आफ्टर 30 31 जो होता है पीक पीरियड होता है हमारी बॉडी का, उसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होने लगती है। बाय न्यूट्रिशन बाय एक्सरसाइज हम उस चीज़ को मेंटेन तो कर सकते हैं, उसको थोड़ा मेंटेन तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। मेंटेन मीन्स के अगर जैसे वो बहुत तेज़ी से घट रही है उसे मतलब बाय न्यूट्रिशन बाय एक्सरसाइज उसका जो घटने का टाइम है उसे बहुत स्लो कर सकते हैं उस पीरियड को हम, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिरने लगती हैं। बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी हमारी बॉडी की, हमारी बोन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। कैल्शियम फास्फोरस से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है, जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी की एफिशिएंसी कम होती है। जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो कैल्शियम वगैरह विटामिन हमारी
बॉडी के अंदर होते हैं, मिनरल्स होते हैं बोन के अंदर, वो सब कम होने लगते हैं। कम होने की वजह से क्या होता है, बोन डेंसिटी हमारी वीक होने लगती है, हमारी बोन्स जो है वीक होने लगती है, जिसका टूटने का खतरा बना रहता है। फिर वही सेम चीज़ बाय एक्सरसाइज, बाय प्रॉपर न्यूट्रिशन हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी उसी तरह से कम होती चली जाएगी। ये हमने पहले वाले टॉपिक में भी देखा था कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज इंक्रीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होगी, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सब घटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। जब हमारी बॉडी, हमारी एज बढ़नी शुरू होगी, उसी तरीके से हमारे जो मसल्स की एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, कम होने के साथ साथ जो होगी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की कम होनी शुरू हो जाएगी। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जैसे जैसे एज बढ़ेगी सेम चीज़ है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है उसकी भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारा जो हार्ट का जो काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से वो भी करना थोड़ा स्लो कर देगा। सीवन स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। ये सारे पॉइंट हैं, मतलब कुछ भी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, बट जनरली अच्छा लिखना है इसके अंदर के रीज़न बताना है उसके अंदर। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे एज बढ़ेगी तो एज का सीधा सीधा समाधान फ्लेक्सिबिलिटी पे होता है, हमारी मसल्स जो है टाइट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर से मिनरल्स कम हो जाएंगे, मिनरल्स विटामिन जो है कम होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अकड़ जाएंगी, अकड़ेंगी तो क्या होगा, टाइट टाइट हो जाएंगी वो, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। वही सेम चीज़ इसके अंदर है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब मैं बात करूं पहले प्रिवेंशन की, कि स्पोर्ट्स इंजरीज से बचा कैसे जाए। नॉर्मल सी बात है कि कैसे प्रिवेंट करें हम स्पोर्ट्स इंजरी से, खेल में जो चोटें लगती है उनसे कैसे बचा जाए। पहला, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप क्या हो गया, प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी है जब तक, क्योंकि अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे हमारी बॉडी जो है टाइट रहेगी, वो उस पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है, जिम हम आगे गेम खेलने वाले एक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए रेडी नहीं हो पाएगी। जो ब्लड फ्लो है वो पूरी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा, उससे इंजरी होने के चांस ज़्यादा रह सकते हैं, यानी कि कुछ खिंचाव के चांस बन सकते हैं। दूसरा प्रॉपर वार्म अप हो गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट होंगे वो यूज़ करने हैं हमें। हर गेम के अपने अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं। अगर मैं मान लूँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर क्रिकेट में मैं हेलमेट यूज़ नहीं करूँगा, बैटिंग ग्लव्स यूज़ नहीं करूँगा, पैड नहीं यूज़ करूँगा, तो उससे क्या होगा, मुझे इंजरी के चांस रहेंगे ज़्यादा, यानी कि बॉल लग सकती है तो डेथ भी हो सकती है, कोई मेजर इंजरी हो सकती है। तो हमें प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। रूल्स, उस पर्टिकुलर गेम के हमें रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें जानकारी नहीं होगी उस पर्टिकुलर गेम की तो इससे भी इंजरी के चांस बने रहेंगे। कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन कब होता है, इसे कूलिंग डाउन बोल सकते, कूलिंग डाउन बोल दीजिए, इसे स्ट्रेचिंग बोल दीजिए, इसे वार्मिंग डाउन बोल दीजिए। कूलिंग डाउन, स्ट्रेचिंग, वार्मिंग अप, जो भी सारे कुछ ये नाम है, ये सब कुछ होगा हमारा एक्टिविटी के बाद में, यानी कि जब हम गेम खेल लेंगे कोई एक्टिविटी कर लेंगे उसके बाद में ये स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेचिंग वगैरह होती है। ये हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है, ब्लड फ्लो को मतलब नॉर्मल करती है, हमारे ब्लड फ्लो को नॉर्मल करेगी। जो लैक्टिक एसिड है उसे हटाने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, फिर से डाउन लाती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को,
कुछ पॉइंट है ऐसे जो इफेक्ट डालते हैं, यानी कि अगर इन पे फोकस करेंगे तो इंजरी के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे, इनसे बचा जा सकता है इंजरी भी। अब चलते हैं हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में कि स्पोर्ट्स इंजरी कौन सी होती है, कितने तरह की होती है स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासिफाइड करेंगे हम स्पोर्ट्स इंजरीज को। देखिए स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती है वो तीन तरह की होती है, तीन तरह की। एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। दूसरी होती है बोन इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी। दूसरी होती है हार्ड टिश्यू, हार्ड टिश्यू इंजरी। इसमें मतलब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगी हमारी फ्रैक्चर आ जाएंगे बोन से रिलेटेड। तीसरी हमारी है डिसलोकेशन, डिसलोकेशन। तीन तरह की स्पोर्ट्स इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी और डिसलोकेशन, तीन तरह की होती है। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी होती है, वो इंजरीज जो हमारी मसल से, लिगामेंट से, स्किन से, टेंडन से जो यहाँ पे इम्पैक्ट डालती है वो हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। और हार्ड फ्रैक्चर कौन कौन से होते हैं, फ्रैक्चर क्या होता है कि जब हमारी बोन दो या दो से पार्ट में ज़्यादा डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। डिसलोकेशन में डिसलोकेशन में जब हमारी बोन जॉइंट से डिसलोकेट हो जाए, हट जाए वहाँ से, उसे बोलते हैं डिसलोकेशन। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में पढ़ते हैं। एब्रेशन तरीके से लिखते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में पढ़ेंगे हम कि कितने तरीके की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। एब्रेशन, एब्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी हार्ड सरफेस पे टकरा जाते हैं, टकराने के बाद जो हमारी स्किन जो है छिल जाती है, छिलने के बाद स्किन रेड रेड हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं होती लेकिन छिलने के बाद में हमारी स्किन जो है वो रेड रेड हो जाती है, उसे बोलते हैं हम एब्रेशन बोल दो या मैट बर्न बोल दो, नाम याद रखना, एब्रेशन या मैट बर्न। ठीक है, कि हम किसी हार्ड सरफेस पे गिरे और गिरने के बाद में क्या हो गया, हमारी स्किन जो है हमारे छिल गए, छिलने के बाद में क्या हो गया, हमारी जो स्किन पे हल्का छिलने के बाद में स्किन जो है रेड रेड हो गई, हल्की सी मतलब दो तीन तीन चार ऊपर बूंदे आ जाती है ब्लड की। ठीक है, उसे बोलते हैं एब्रेशन। दूसरा है हमारा कॉन्ट्यूशन। दूसरा है हमारा कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन में क्या होता है कि जब एक प्लेयर किसी हार्ड सरफेस से टकराता है जो उसकी स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है, यानी कि जब उसके अंदर के टिश्यूज जो होते हैं वो कुचल जाते हैं, कुचलने की वजह से जो स्किन होती है उसके ऊपर से वो ब्लू ब्लू होने लगती है। ये कब देखने को मिलता है, जब जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ऐसे स्पोर्ट्स जो होते हैं इनमें कॉन्ट्यूशन देखने को मिलता है कि जब हम किसी को पंच करते हैं, पंच करने के बाद में क्या होता है, जो स्किन के नीचे टिश्यूज जो होते हैं उन पे वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज में थोड़े कुचल जाते हैं, इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ने की वजह से हमारी जो ऊपर से स्किन जो होती है ब्लू हो जाती है, उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्यूशन। फिर आता है हमारा लेसिरेशन। लेसिरेशन भी हमारी एक स्किन से रिलेटेड मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। इसमें क्या होता है कि हमारी जब हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो एक इरेगुलर कट बनेगा, ये एक इसका एक कीवर्ड है, एक इरेगुलर कट बनेगा और इरेगुलर कटने के बाद में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा जो कि इट मे बी डेंजरस। ठीक है, और वो डेंजरस हो सकती है हमारे लिए, उसे बोलते हैं हम लेसिरेशन। लेसिरेशन में क्या होगा, जो हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, टकराने के बाद में जो कट होगा वो इरेगुलर कट होगा, और इरेगुलर कटने के बाद में क्या होगी, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं जिससे कि डेथ भी हो सकती है, इसे बोलते हैं हम लेसिरेशन। अब चलते हैं इंसीजन।
इन सीजन भी सेम एज लेसरेशन की तरह ही है, बट इसमें क्या होगा, जो कट होगा वो स्ट्रेट होगा, कट जो होगा वो स्ट्रेट होगा इन सीजन के अंदर। शार्प ऑब्जेक्ट से लगेगा, शार्प ऑब्जेक्ट से लगेगा, लेकिन जो कट होगा वो स्ट्रेट होगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस उसके अंदर भी होंगे, और ब्लीडिंग के थ्रू डेंजर मतलब डेथ के चांस उससे भी होंगे। बट दोनों में एक छोटा सा जो मेन कीवर्ड है दोनों का, कि इरेगुलर कट किस इंजरी के अंदर होता है, तो लेसरेशन के अंदर इरेगुलर कट होता है। दोनों सेम है, लेसरेशन के अंदर इरेगुलर होगा और इंसिजन के अंदर स्ट्रेट कट आएगा। ठीक है। चौथा, स्प्रेन स्ट्रेन स्प्रेन स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन हमारे लीगामेंट की चोट होती है, हमारे लीगामेंट की चोट होती है, जॉइंट की चोट होती है, कि जब हमारा लीगामेंट एक्सेसिव प्रेशर पड़ने की वजह से घूम जाता है, ऐसे ट्विस्ट हो जाती है हमारी एंकल, हमारी रिस्ट, तो उसे बोलते हैं हम स्प्रेन। ये लिगामेंट की चोट होती है कि जब हमारे जो लिगामेंट होते हैं वो टूट जाते हैं एक्सेसिव प्रेशर पड़ने से या झटका लगने से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्प्रेन। ठीक है, ये भी तीन होते हैं, प्राइमरी, माइल्ड, सीवियर, तीन तरह के स्प्रेन होते हैं। फिफ्थ है हमारा स्ट्रेन। फिफ्थ है हमारा, सॉरी ये फिफ्थ है, ये सिक्स है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा? ये एक तरह की मसल इंजरी होती है, मसल पुल, इसे मसल पुल भी बोलते हैं, इसे हम मसल पुल भी बोलते हैं। मसल पुल मीन्स मसल्स का खिंच जाना, कि जब हम एक्सरसाइज जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ज़्यादा बहुत मतलब अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर लेते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है, मसल्स जो है खिंच जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मसल पुल या स्ट्रेन। इन दोनों का मतलब याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा दोनों के बीच में, स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की चोट है जिसे मोच बोलते हैं हम, स्ट्रेन जो है वो मसल की चोट है जिसे मसल पुल बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है। हाउ मेनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? देयर आर 6 सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। एब्रेशन, मेटबन बोलते हैं जिसे, रगड़ लग जाती है। कॉन्ट्यूशन बोलते हैं जिसे, स्किन जो है ब्लू ब्लू हो जाती है। पंच लगने से जो हमारे टिश्यूज जो होते हैं कुचल जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है ब्लू हो जाती है। लेसिरेशन, एक इरेगुलर कट लगेगा शार्प ऑब्जेक्ट से टकराने से। जैसे इंसीजन होगा, इसमें भी शार्प हो जाने से कट लगेगा, बट वो कट जो होगा वो स्ट्रेट हो सकता है, इरेगुलर कट नहीं होगा। स्प्रेन एक तरह का मतलब इसे मोच बोलते हैं, लिगामेंट की चोट होती है ये। स्ट्रेन जो होता है मसल पुल बोलते हैं, यानी इसे खिंचाव भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम बोन यानी कि फ्रैक्चर की तरफ। फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर कौन कौन से होते हैं, अब ये ध्यान रख लेते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेस्ड फ्रैक्चर। स्ट्रेस्ड फ्रैक्चर, स्ट्रेस्ड फ्रैक्चर मीन्स कि जब हमारे किसी पार्ट पे, हमारे किसी ऐसे ऑर्गन पे बार बार प्रेशर पड़ रहा है, बार बार एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा मतलब बार बार उस जगह पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ रहा है, बार बार हम उस पार्ट का बार बार यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे हल्का छोटा सा कट लग जाए, वहाँ से हड्डी टूट जाए, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का प्रेशर लेना। वही सेम चीज़ कि जब हमारी बॉडी कोई फिजियोलॉजी मतलब हमारी कोई बोन जो है एक्सेसिव काम कर रही है, एक्सेसिव वेट पड़ रहा है उसके ऊपर और वहां से टूट जाती है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस फ्रैक्चर। दूसरे है हमारी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये इस फ्रैक्चर में क्या होता है, ये मैक्सिमम छोटे बच्चों के तरह देखा जाता है।
10 साल तक के बच्चों के अंदर ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखा जाता है, क्योंकि उनकी बोन जो है सॉफ्ट होती है, वो टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। जैसे आपने हरी लकड़ी देखी होगी, हम सब तो तोड़ते हैं उसे हम, तो वो प्रॉपर तरीके से वो अलग नहीं होती है, वो ऐसे घूम जाती है, ऐसे तोड़ेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगी, जो ऊपर का जो चिप्स होता है ना यहाँ पे वाला, वो निकल जाता है। इसे बोलते हैं हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जैसे इसका नाम भी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। तो ये छोटे बच्चों के अंदर देखा जाता है, 10 साल तक के बच्चों के अंदर ये देखा जाता है। और इसके अंदर हड्डी टूटती नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर हड्डी टूटती नहीं है, प्रॉपर हड्डी इसमें अंदर हड्डी घूम जाती है, बस हल्का सा ऊपर से चिप्स निकल जाता है। और ये छोटे बच्चों के अंदर देखी जाती है मैक्सिममली। थर्ड फ्रैक्चर हमारा कम्युनिकेट फ्रैक्चर। कम्युनिकेट फ्रैक्चर मीन्स के इस फ्रैक्चर में जब हड्डी दो या दो से तीन पार्ट्स में ज्यादा डिवाइड हो जाए, दो मतलब दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है जब बोन टूटने के बाद में, उससे बोलते हैं हम कम्प्लीट फ्रैक्चर। जब हमारी बोन दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाए, चूरा हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं कम्युनिटी फ्रैक्चर, जो कि एक्सेसिव बहुत तगड़े एक्सीडेंट के बाद होता है। ये वाला फ्रैक्चर जो होता है कम्युनिटी फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें हड्डी दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, इसमें जो हड्डी होती है वो पैरेलल टूटती है, बिल्कुल मतलब ऐसे यहाँ से जाएगी हड्डी, बिल्कुल पैरेलल टूटती है, बिल्कुल सीधी जो हड्डी है वो ऐसे टूट जाएगी, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। पांचवा ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या होगा, जैसे ये हड्डी है तो जो बोन होगी वो इस तरह से टूटेगी, इस तरह से टूटेगी ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर। ऑब्लिक का साइन जिस तरह से होता है उस तरह से एक हड्डी टूटेगी, उसे बोलते हैं हम ऑब्लिक फ्रैक्चर। लास्ट है हमारा इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, एक हड्डी जब टूटेगी तो दूसरी हड्डी पे जाके इम्पैक्ट डालेगी, यानी कि दूसरी हड्डी को जाकर डैमेज करने की कोशिश करेगी, दूसरी हड्डी जाकर टकराएगी, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। यानी कि कोई हड्डी टूटने के बाद में वो दूसरी हड्डी पे जाके प्रेशर बना रही है, दूसरी हड्डी जाके टकरा गई, दूसरी हड्डी पे जाकर लग रही है जाके, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। दूसरी हड्डी पे, वो दूसरी बोन पे इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। ये हो गए हमारे फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटी फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर और इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इन फ्रैक्चर को याद रखना। इन फ्रैक्चर की फोटो आती है, पूछते हैं कि जो कम्युनिटी फ्रैक्चर होगा वो कैसा होगा, इसमें हड्डी दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या होगा, इसके अंदर बिल्कुल पैरेलल नाइट ऐसे इस तरह से टूटेगी हड्डी। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर इस तरह से ऑब्लिक का जैसा साइन होता है इस तरह से हड्डी टूटेगी। इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या, इम्पैक्ट फ्रैक्चर इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, हड्डी जो है दूसरी हड्डी टकरा जाएगी, उस पर इम्पैक्ट डालेगी, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। अब चलते हैं डिसलोकेशन के अंदर। डिसलोकेशन के अंदर डिसलोकेशन क्या होता है कि जब कोई हड्डी कोई जॉइंट पे से हट जाती है, यहां से हट गई, यहां से हट गई, यहां से हट गई, नी से हट गई, एंकल से हट गई, यानी कि अपने जॉइंट से वो डिसलोकेट हो जाती है, उसे बोलते हैं हम डिसलोकेशन। अब मैक्सिमम डिसलोकेशन किस किस जॉइंट में देखा जाता है, शोल्डर जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में देखा जाएगा, ठीक है। रिस्ट जॉइंट में देखा जाएगा, रिस्ट जॉइंट होगा हमारा, ठीक है। एल्बो जॉइंट होगा और जॉ, ये भी डिसलोकेट हो जाती है कभी कभी। फुटबॉल, बास्केटबॉल में या क्रिकेट के अंदर बॉल लग जाए तो उस कंडीशन में ये डिसलोकेट हो सकती है। तो ये मेन ये जॉइंट है जहाँ पे डिसलोकेशन देखा जाता है मैक्सिममली। या एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट हो गया जो कि बास्केटबॉल के अंदर देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
जो स्प्रेन, एक चीज स्प्रेन और स्ट्रिंग का ट्रीटमेंट होता है, कैसे कैसे होता है वो, प्राइस के थ्रू। प्राइस के थ्रू, प्राइस मींस प्रोटेक्शन, राइस मींस रेस्ट, आइस मींस आइसिंग करेंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन यानी कि उस पार्ट को दबा के रखेंगे, एलिवेशन उठा के रखेंगे, प्रोडक्शन मीन अगर आपके हाथ में मतलब फ्रैक्चर हो गया या मतलब किसी जगह आपकी चोट लग गई, मोच आ गई, खिंचाव आ गया, तो क्या होगा, आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट मतलब कि किसी को मतलब हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी से बचा के रखेंगे उस चीज़ को, उस हाथ को, ठीक है। रेस्ट, रेस्ट करेंगे, आइस, जल्दी से जल्दी उस पर आइसिंग करेंगे, जो क्या होगा, जो जो उस पर सूजन वगैरह आई है, सोलिन वगैरह आई है, वो कम, उसे कम करेंगे। कंप्रेशन, उस पार्ट को दबा के रखेंगे, ठीक है। एलिवेशन, थोड़ा सा अपने हार्ट के लेवल से उस पार्ट को उठा के रखेंगे, तो ताकि जो सूजन है वो जल्दी से कम हो जाए। तो ये काम करता है हमारा स्प्रेन स्ट्रेन जैसे इंजरीज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम कल आएंगे चैप्टर नंबर 8 की वीडियो लेके आपके पास में। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।